स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, MSP चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने प्योर रजिस्टिव सर्किट का एनालिसिस किया था और V और I का रिलेशन निकालने पर ये हमें पता चला था कि प्योर रजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों इन द फेज होते हैं, दोनों एक फेज में चलते हैं। जब वोल्टेज पीक पर होता है तो करंट भी पीक पर होता है, जब वोल्टेज जीरो पर होता है तो करंट भी जीरो पर होता है, जब वोल्टेज निगेटिव में जाता है तो करंट भी निगेटिव में जाता है। दोनों बिल्कुल सेम फेज में थे। आज हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात करेंगे कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट का जो फेज है वो क्या होता है। क्या प्योर इंडक्टिव सर्किट में एक फेज में चलते हैं या दोनों का फेज अलग अलग होता है, और अगर दोनों का फेज अलग अलग होता है तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या होता है। तो मैं इसका एनालिसिस करने से पहले, इक्वेशन निकालने से पहले मैं बता दूं कि सर्किट अगर प्योर इंडक्टिव है, अगर इंडक्टर लगा है तो वोल्टेज आगे चलता है और करंट पीछे चलती है। दोनों के बीच फेज डिफरेंस π/2 होता है। आप ये कहें कि वोल्टेज करंट से π/2 आगे है, या ये कहें कि करंट वोल्टेज से π/2 पीछे है 90 डिग्री 90 डिग्री, तो उसी को प्रूव करने जा रहे हैं। AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। अब मान लीजिए ये AC सर्किट है, ये इंडक्टर लगा हुआ है, ये इंडक्टर लगा हुआ है। तो लेट एन इंडक्टर shows a circuit having या containing inductance L and voltage V equal to V naught sin omega t is applied across है। अब ये जो यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें आप देखें कि ये AC सर्किट निगेटिव, AC वोल्टेज निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में चलता है। तो इसमें जो करंट जो फ्लो होगी, एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार इस डायरेक्शन में। जब ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो करंट ऐसे फ्लो होगी। और जब ये रिवर्स हो जाएगा, जब ये निगेटिव हो जाएगा, तो जब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो करंट ऐसे फ्लो होगी। और जब ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो करंट ऐसे फ्लो होने लगेगा। मगर किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी इंस्टेंट में, किसी क्षण हम ये मान लें कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसकी जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रही है। तो अब इसकी करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है
तो ये इंडक्टर के बारे में आपने ये पढ़ा था कि इंडक्टर अपने अंदर से बहने वाले करंट का अपोज करता है। इंडक्टर के अंदर जब आप करंट फ्लो करते हैं तो वो अपने अंदर से बहने वाले करंट को रोकता है, अपोज करता है। तो इंडक्टर की इसी अपोजिंग पावर को हम इंडक्टेंस कहते हैं। जैसे रेजिस्टेंस के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस अपने अंदर से बहने वाले करंट का अपोज करता है। तो उस जो मटेरियल है या जो कंडक्टर है जो अपने अंदर से बहने वाले करंट का अपोज करता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, उसी प्रॉपर्टी को। तो इंडक्टर मीन्स कॉइल अगर अपने अंदर से बहने वाले करंट का अपोज करता है तो उसके इस प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस कहते हैं। और इसका इंडक्टेंस मान लीजिए L है, और ये चूंकि प्योर रेजिस्टेंस इंडक्टिव सर्किट है, इसलिए इस पूरे इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, इसलिए कॉइल जो है इसके अंदर जो है रेजिस्टेंस भी कुछ न कुछ होता है। मगर हम चूंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट का एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए हम ये मान करके चलेंगे कि ये जो इंडक्टेंस है इसका रेजिस्टेंस या इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ज़ीरो है और इसका इंडक्टेंस 10 है। तो अब किसी भी इंडक्टेंस के अंदर जब आप करंट फ्लो करते हैं तो वो अपोज कैसे करता है? अपोजिट डायरेक्शन में वो एक ईएमएफ तैयार करने लगता है, अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए ये एक इंडक्टेंस है और आपने इसको प्लस और माइनस से मान लीजिए जोड़ दिया। तो जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी आई, और करंट जब इस डायरेक्शन में इसके अंदर फ्लो होगी तो ये अपने अंदर से बहने वाले करंट का अपोज करने के लिए एक बैक ईएमएफ तैयार करेगा। इसका मान लीजिए वोल्टेज V है, तो ये एक बैक ईएमएफ तैयार करेगा जो इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा। बात समझ में? तो अब ये करंट इस करंट का अपोज करेगा। तो अब ये अगर बैक ईएमएफ अगर तैयार कर रहा है, ये भी वोल्टेज पैदा कर रहा है V, और ये भी बैक ईएमएफ वोल्टेज तैयार कर रहा है। तो ये जो वोल्टेज जो तैयार कर रहा है इसका तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ऐसे बहेगी इसकी। और ये जो तैयार कर रहा है इसकी करंट चूंकि ऐसे बहनी है, मान लीजिए ये I डैश है, ऐसे बहनी है, इसके अपोजिट बहनी है, क्योंकि इसका अपोज करना है इसको, इसलिए यहाँ पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव ये हो जाएगा और ये निगेटिव। तो आप ये मान लीजिए कि ये एक सेल की तरह से ये काम करने लगा, ये एक सेल की तरह से काम करने लगा जिसका ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा निगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ऐसे ये करंट से फ्लो करने लगा, ऐसे। तो नेट करंट क्या होगा, नेट करंट घट जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। बात समझ में? तो हम मान लें यहाँ कि ये जो ईएमएफ जो तैयार हो रहा है इसके अंदर, वो ईएमएफ मान लो E है, यहाँ पॉजिटिव बनेगा और यहाँ निगेटिव, ये E है, और यहाँ वोल्टेज जो अप्लाई हो रहा है V = V0 sin ओमेगा t,
किसी टाइम जो है, किसी इंस्टेंट हम मान लें करंट ऐसे बह रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव। किसी टाइम अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो करंट इसका ऐसे बहेगा, करंट आई। ठीक, तो अब इस पर हम किरचॉफ लॉ हम लगा दें, किरचॉफ लॉ। तो अगर हम इस पर किरचॉफ लॉ लगाएं तो आप देखिए किरचॉफ लॉ का फार्मूला ये है, सेकेंड लॉ, कि मान लीजिए इसके अंदर ये सर्किट लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और मान लीजिए ये है, ठीक, ये मान लीजिए V1 है और ये V2 है, V1 वोल्ट और ये V2 वोल्ट, और ये R1 और ये R2, टोटल करंट मान लीजिए बह रहा है I। ठीक, तो करंट और रेजिस्टेंस का सम और इसका सम, दोनों सम जो है 0 होना चाहिए। ठीक, मीन IR1 प्लस और IR2 और V1 और V2 चारों का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये सर्किट बिल्कुल क्लोज सर्किट है। तो अब इसके 0 होने के लिए, अच्छा अब इसमें जो है ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। करंट हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है, करंट हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है। तो ये पॉजिटिव, ये हायर लेवल है, ये लोअर लेवल है, करंट ऐसे फ्लो होगा। ठीक, तो करंट मान लीजिए ऐसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है। तो अब इस पर किरचॉफ का सेकंड लॉ अगर हम लगाएंगे तो साइन कन्वेंशन इसके लिए ये है, ये तो अगर करंट के डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं करंट उसी डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा। इसमें देखिए करंट अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बह रहा है सेल के अंदर, तो ये निगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बह रहा है अगर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बह रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बह रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो अब इस पर अगर किरचॉफ लॉ हम लगाएं, तो देखिए IR1 प्लस IR2, अब इसमें V1 में देखिए निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, लो से हाई की तरफ, तो माइनस V1, और इसमें इसके अंदर हाई से लो की तरफ जा रहा है, प्लस V1 इक्वल टू 0। तो IR1 प्लस IR2 इक्वल टू V1 माइनस V2। तो ये किरचॉफ का लॉ ये है। तो अब इसी लॉ का यहाँ पर यूज किया जाएगा। आप देखें इस लॉ को किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ के सेकेंड लॉ को अगर आप यूज करें, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसका EMF देखिए यहाँ, इसमें करंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लो से हाई की तरफ जा रहा है, तो ये निगेटिव यहाँ लिखेंगे। और यहाँ करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है, ये करंट जो I यहाँ से निकल रहा है, वो इसके अंदर भी फ्लो हो रहा है। तो इसके अंदर जब ये करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो हायर से लोअर की तरफ करंट बहता ही है, वो करंट का नेचर है। तो करंट अपने नेचर के अनुसार अगर काम कर रहा है तो पॉजिटिव होगा उसके लिए, तो यहाँ प्लस E हो जाएगा।
प्लस ई। अब ये टोटल सम कितना, 0। अब ये रेजिस्टेंस इसमें कुछ भी नहीं और ये भी रेजिस्टेंस R1 0 है, तो माइनस V1 और प्लस ये E इक्वल टू 0, या V इक्वल टू हो जाएगा माइनस E, जहाँ ये E EMF इसका EMF है, ये बैक EMF है, इसको बैक EMF कहेंगे, वेयर E इज बैक EMF। जब कॉइल में करंट फ्लो होता है तो वो एक बैक EMF तैयार करता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। और ये बैक EMF होता कितना है, बैक EMF का पिछले लेसन में आपने ये पढ़ा कि जो बैक EMF होता है वो मेन करंट का अपोज करता है, इसलिए ये निगेटिव करंट मान लीजिए बह रहा है I और इसका इंडक्टेंस L है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मीन DI बाई DT, ये होता है बैक EMF। अगर इंडक्टेंस L है और करंट जितना तेज करंट में परिवर्तन होगा, करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है उस करंट में अगर परिवर्तन हो रहा है लगातार, तो इसमें EMF तैयार होगा। और टाइम के साथ साथ जितना तेज परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग हो रही है, EMF बैक EMF उतना ही ज़्यादा बनेगा। E इक्वल टू माइनस L DI अपॉन DT मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो V इक्वल टू हो जाएगा माइनस E की जगह लिखेंगे L DI बाई DT, L DI बाई DT, ठीक। तो DT को आप चाहें तो आप इधर ले लें, तो L DI इक्वल टू हो जाएगा, DT को इधर ले लेंगे अगर, तो अच्छा ये देखिए ये 0 है, ठीक। तो DI, यहाँ DI देख लीजिए क्या हुआ, DI इक्वल टू, ये सबको आप इधर ले लीजिए, तो माइनस DT ऊपर हो जाएगा VL DT, माइनस VL DT DI, L नीचे आ जाएगा, V अपॉन L DT हो जाएगा, ये L अपॉन DT इधर आएगा, तो DT ऊपर हो जाएगा, L नीचे हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ हम वैल्यू रख दें, B की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर दें B की, तो माइनस V0 साइन ओमेगा T अपान L और ये DT, ठीक। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो करंट I हमको मिल जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू T के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेट और इसका इंटीग्रेट। तो अब आप यहाँ पर देखिए V0 तो कांस्टेंट होता है, ये जो V0 है ये तो पीक वैल्यू होती है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और इस कॉइल का जो इंडक्टेंस है ये भी टाइम के साथ ये घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो ये दोनों कांस्टेंट होता है, तो ये बाहर आ जाएगा और DI का इंटीग्रेशन हो जाएगा I इक्वल टू माइनस V0 अपान L, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा T dt। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस,
तो आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन एल, और साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी के साथ जो यहाँ लगा हुआ होता है उसका हम डिवाइड भी करते हैं इंटीग्रेशन में। ये टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो टी के साथ जो भी क्वांटिटी लगी रहेगी उसका यहाँ पर हम डिवाइड भी करेंगे। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन cos ओमेगा टी। तो अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल डब्लू कॉस ओमेगा टी। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से निकल करके आ रही है कि ये देखिए ये पूरा कांस्टेंट है वी नॉट अपॉन एल डब्ल्यू, ठीक। तो वोल्टेज अपॉन समथिंग इक्वल टू करंट होता है। वोल्टेज अपॉन, मान लीजिए वोल्टेज यहाँ 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट में अगर 5 से आप डिवाइड कर दें तो ये क्या है, ये करंट आपका आ गया 4 एम्पियर। तो ये वोल्ट है ये, तो ये क्या होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट होता है। तो V के नीचे जो होगा जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस ही तो होगा। तो अब यहाँ V नॉट के नीचे जो एल ओमेगा है ये रेजिस्टेंस का ये काम कर रहा है, ठीक। तो इसको हम यहाँ लिखें ऐसे कि V नॉट अपॉन एल ओमेगा ये इक्वल टू आई नॉट। V नॉट एक कांस्टेंट है, एल भी एक कांस्टेंट है, और ओमेगा भी किसी गिवन प्रत्यावर्ती धारा के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए ओमेगा भी कांस्टेंट होता है। तो V नॉट अपॉन एल ओमेगा ये पूरा कांस्टेंट, इस पूरे कांस्टेंट की जगह एक नया कांस्टेंट हमने रख दिया आई नॉट, जो कि करंट की पीक वैल्यू कहलाती है, ठीक। तो अब ये I इक्वल टू आई नॉट cos ओमेगा टी। अब आप देखिए इससे ये V है इंस्टेंटेनियस वैल्यू पीक वैल्यू, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू पीक वैल्यू। अब यहाँ आप इसका अगर तुलना करें, कंपेयर करें इसके फेज के बारे में कि इसका फेज इसके फेज से कितना आगे या पीछे है, तो आप कंपेयर आप इसलिए नहीं कर सकते हैं कि यहाँ साइन लगा हुआ है और यहाँ कास लगा हुआ है। तो कास को आप साइन के टर्म में लेकर के आइए, तब ये कंपैरिजन हो पाएगा, नहीं तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ साइन निगेटिव पॉजिटिव में देखिए थोड़ा फर्क हो गया है। ये इक्वल टू 0 होगा, टोटल सम 0 होगा ना। तो ये तो 0 है, ये 0 है, और माइनस V और V1 की जगह क्या है यहाँ, ये V2 के जगह यहाँ V है यहाँ, और यहाँ करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो हो रही है, ये पॉजिटिव। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो हो रही है तो निगेटिव लेंगे, और पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो हो रही है तो पॉजिटिव लेंगे। अब ये V जब इधर जाएगा तो ये निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो V इक्वल टू EMF E हो जाएगा। यहाँ ये पॉजिटिव होगा, तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन को आप बदल दीजिए, ये सब पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है क्यों पॉजिटिव होगा। माइनस V, किसी टाइम करंट अगर इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, तो लोअर टू हायर लेवल करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसको निगेटिव में उस वोल्टेज को लेंगे, और यहाँ प्लस से माइनस की तरफ ये करंट फ्लो हो रहा है तो प्लस से माइनस की तरफ पॉजिटिव लेंगे, तो ये पॉजिटिव, इसका EMF पॉजिटिव मिलेंगे। सारे EMF का सम कितना होगा, 0 होगा। तो V इक्वल टू E, यहाँ एक जो माइनस साइन लग गया था ये गलत लग गया था, इसको कर लीजिए। तो अब ये जो माइनस का जब ये यहाँ आएगा तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा ये, ठीक।
तो ये माइनस कास आई नॉट कास ओमेगा टी, यहाँ देखिए यहाँ है माइनस आ जाएगा, ये इसको मैं यहाँ लिख दूँ, माइनस आ गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए कि ये चीज जो है, ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट, तो एल ओमेगा क्या हुआ, एल ओमेगा रेजिस्टेंस हुआ, और ये रेजिस्टेंस किसका हुआ, इंडक्टेंस का हुआ, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल से लिखते हैं, तो एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स एल इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी एल, और 1 अपॉन टी क्या होता है, 1 अपॉन टी ये फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो एक्स एल को आप लिख सकते हैं 2 पाई और 1 अपॉन टी को एफ, 2 पाई एफ एल। ये तो इस तरह से ये इसको याद रहे, ये फार्मूला 2 पाई एफ एल। ठीक, ये चीज रहा, ये एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, और एक्सएल इक्वल टू ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी एल, और 1 अपॉन टी की जगह एफ लिख दें फ्रीक्वेंसी, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ है। जहाँ ये एफ किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये एफ एसी की फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में जितना चक्कर ऐसे ऐसे कर रहा है एसी, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या। तो हमारे घरों में जो लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है एफ 50 हर्ट्ज होती है, एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज होती है। हमारे घरों में जो लाइट आती है वो एक सेकंड में 50 बार अप डाउन इस तरह से, मतलब एक सेकंड में 50 चक्कर लगाती है ऐसे। तो इसको हम चेंज करेंगे साइन में, इसको साइन के टर्म में हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि ये साइन है। तो साइन के चेंज में देखो हम ये जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और 90 का मतलब होता है π/2, तो कॉस साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। ठीक इसी तरह से ओमेगा टी की जगह हम लिख सकते हैं π/2 माइनस ओमेगा, साइन कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा। ठीक उसी तरह से कॉस ओमेगा टी की जगह लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। तो I इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई नॉट साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, ये हो गया π/2 माइनस ओमेगा टी। तो अब यहाँ एक फार्मूला आप और देखें कि अगर साइन के साथ माइनस लगा हुआ है थीटा, इसको आप अंदर भेज सकते हैं। ये फार्मूला साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। साइन के साथ अगर माइनस लगा हुआ है ये, तो इसको आप अंदर भेज सकते हैं थीटा के साथ। यहाँ साइन के साथ माइनस लगा हुआ है तो आप इसको अंदर भेज दीजिए, जो ये थीटा की जगह पर π/2 माइनस ओमेगा टी है, इसको अंदर भेज दीजिए। तो जब आप अंदर भेजेंगे तो ये आई नॉट हो जाएगा साइन, तो माइनस अंदर आएगा तो इसको माइनस कर देगा, और ये माइनस है तो प्लस कर देगा, ओमेगा टी माइनस π/2। अब v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ क्या है i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक, तो अब ये आपका हो जाएगा। आइए अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब यहाँ आप देखें, यहाँ से यहाँ तक का काम खत्म हो गया है।
ठीक। अब हमको दो चीज़ें जो है, एक तो ये दिया हुआ है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। देखिए मिल गया, फेज मिल गया। साइन के बाद जो होता है ये पूरा फेज है, और यहाँ पे साइन के बाद जो है ये पूरा फेज है। ठीक, ये पूरा फेज है। देखिए, और इसका ये फेज है फाई टू। तो दोनों के फेज में डिफरेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा फाई टू माइनस फाई वन। या इसका फेज देखिए बड़ा है, इसका छोटा है। ठीक, तो आप अगर इसमें से ये माइनस करते हैं फाई वन माइनस फाई टू, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, पाई बाई टू। पाई बाई टू देखिए ये फेज डिफरेंस आ गया। अब किसका फेज आगे है? अब यहाँ देखिए आप, ये ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी में से कुछ माइनस किया गया है, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। ओमेगा टी में से पाई बाई टू माइनस किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका फेज इससे पाई बाई टू छोटा है। यहाँ ये ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी में से पाई बाई टू माइनस किया गया है, तो इसका मतलब कि ये पाई बाई टू छोटा होगा। और ये करंट है, तो करंट पाई बाई टू कम है फेज में, किससे? वोल्टेज से। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ ये कि करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई टू। करंट देखिए यहाँ पर वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे चल रहा है, पाई बाई टू पीछे चल रहा है। या आप इसको आप दो तरह से जो लिख सकते हैं, करंट अगर पाई बाई टू पीछे है इससे, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट से पाई बाई टू आगे है। ठीक, तो इसके लिखने के देखिए दो तरीके होंगे। अब दोनों सही है। एक तो तरीका ये है कि आप करंट को पाई बाई टू पीछे कर दीजिए, या करंट को अगर आप पीछे नहीं कर रहे हैं, आई नॉट इसको साइन ओमेगा टी लिखिए, तो वोल्टेज को पाई बाई टू आगे कर दीजिए। V इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका फेजर डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। इसका फेजर डायग्राम देखिए कैसे बनता है। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो अब यहाँ इसका फेजर डायग्राम देखिए, बनाइए इसे। तो ऐसे बनाते हैं फेजर डायग्राम। तो यहाँ हम दिखाएंगे वी नॉट, इस वेक्टर को हम दिखाएंगे वी नॉट। ठीक, और इसका ये करस्पॉन्डिंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा। वी नॉट का ये करस्पॉन्डिंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा। वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये इसका फेज कितना है? इसका फेज ओमेगा टी है। ठीक, इसका फेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी है। V का भी फेज ओमेगा टी है, वी नॉट का इसका फेज ओमेगा टी है। और इससे 90 डिग्री पर, क्योंकि पाई बाई टू पीछे जा रहा है करंट, तो यहाँ से पाई बाई टू मीन्स 90 डिग्री पर आप बनाएंगे और इससे छोटा बनाएंगे, क्योंकि करंट हमेशा वोल्टेज से छोटा होता है। वोल्टेज करंट I इक्वल टू वी अपान
आर होता है, बी में आर से डिवाइड करते हैं तब करंट आता है। करंट बी से छोटा होगा, इसको छोटा दिखाएंगे करंट को। ये देखिए ये आई नॉट, ये आई नॉट हुआ। तो अब ये देखिए ये यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री। आई नॉट वी नॉट से π/2 देखिए पीछे चल रहा है, ठीक, ये पीछे चल रहा है। या इसको बहुत आप इसको ऐसे भी जो दिखा सकते हैं, वोल्टेज करंट से π/2 आगे हमने बताया था कि करंट अगर π/2 पीछे है तो आप ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट से π/2 आगे है। मतलब कि V = V0 sin ω t प्लस π/2 और I = I0 sin ω t। तो अब ये π/2 ये आगे हो गया, ω t प्लस π/2। ये देखिए ये जो वोल्टेज है π/2 आगे है, करंट π/2 पीछे हो गया जब वोल्टेज आगे है, तो इसको हम वोल्टेज को π/2 करंट से आगे दिखा देंगे। इस पर हम दिखा देंगे V वोल्टेज, यहाँ हम वोल्टेज दिखा देंगे और ये 90 डिग्री। तो ये भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, इसको या इसको, दोनों सेम चीज़ है। ये हुआ। थोड़ा इसका वेव डायग्राम भी देख लिया। अब देखिए ये वाला जो ग्राफ है, ये वोल्टेज का ग्राफ है और ये वाला ग्राफ करंट का ग्राफ है। जब V0 था, V0 देखिए यहाँ, ये t की जगह 0 है, इस पर आप t की जगह आप 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, sin 0 0 V0 हो जाएगा। जब t 0 था तो ये 0 हो गया। और इसमें देखिए जब t 0 था तो ये आप 0 रख दें यहाँ, तो ये sin -π/2 हो जाएगा। तो sin -π/2 का मतलब -1, और -1 से I0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो I = -I0 होगा। मतलब कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, पीक पर पहुंचेगी निगेटिव में। देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की ये पीक पर पहुंची हुई निगेटिव में। अब यहाँ देखिए जब ये पहुंचा पीक पर तो ये पहुंचा 0 पर, जब ये पहुंचा 0 पर तो ये पहुंचा पीक पर, और जब ये पहुंचा निगेटिव पर तो ये पहुंचा 0 पर, और जब ये पहुंचा निगेटिव पर तो ये पहुंच गया 0 पर। मतलब दोनों एक दूसरे से π/2 डिफरेंस पर चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंडक्टिव सर्किट के बारे में बताएंगे, कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटिव सर्किट के बारे में एनालिसिस किया जाएगा और ये प्रूफ किया जाएगा कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से π/2 आगे चलता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।